हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथ ही जैसा कि आप सभी का रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 7 अगस्त से, और आप लोग अपना एग्ज़ाम सिटी और एडमिट कार्ड जो कि साथ ही 28-29 तारीख से डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे की तरफ से नोटिस आ चुका है। तो साथ ही इस बार का जो सिलेबस है, तो सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, केवल 3 सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट आपको रीजनिंग पढ़ना है जो कि साथ ही 30 क्वेश्चन आएगा, और दूसरा सब्जेक्ट आपको मैथ पढ़ना है जो कि 30 क्वेश्चन आएगा, और जो थर्ड नंबर का आप सभी को पढ़ना है वो साथ ही जीके पढ़ना है। तो साथ ही यहाँ से 40 क्वेश्चन जीके का आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे यदि टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीके हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। यदि साथ ही आप जीके पे अधिक फोकस कर लेंगे तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं रीजनिंग मैथ तो हर एक स्टूडेंट करेगा, वही सेम क्वेश्चन आएंगे। लेकिन साथ ही यदि स्टूडेंट जो जीके कर ले गया वो आराम से एक सीट ले सकता है। तो आज से साथ ही हम आपके लिए केवल 15 क्लास देंगे एग्जाम तक। वैसे तो हम क्लास देंगे, लेकिन जिनका एग्जाम स्टार्टिंग में है उनके लिए हम बोल रहे हैं। तो साथ ही जीके का आप सभी का टेस्ट होगा जो कि हर क्लास में आप सभी लोगों के लिए 100 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। तो आज पहला क्लास होगा। साथ ही आज जैसा कि आपका 27 तारीख है और आप देखेंगे तो 7 तारीख से पेपर, इसमें 4 दिन बाकी है और उसमें 6 दिन बाकी है, यानी 10 दिन आप सभी के पास बाकी है। तो आज से आप सभी की क्लास बहुत अच्छी तरीके से चलने वाली। ये क्लास आपके लिए ऐसी होगी ना जो कि आपको लगेगा हाँ बिल्कुल ऐसा ही सवाल हमारे पेपर में बन सकते हैं। वैसा क्वेश्चन हमने लिए आपके लिए एक एक तैयार किया है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। बस आपको क्या करना है, सारे 100 क्वेश्चन को जरूर हल करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ओके, तो चलिए दोस्त, आज के इस पहले टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं हम लोग इन 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर कर सकते हैं, कि आप सभी से 75 क्वेश्चन ठीक हो पाएंगे कि नहीं। ओके दोस्त, टारगेट हम लोग का 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर रहने वाले हैं। तो बस आपको अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को देखना है और अपनी तैयारी को परखना है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली साथ ही जो एनटीपीसी एग्जाम के लिए क्लास आएगी सुबह 8 बजे आएगी, और एक दोपहर में 12:35 पे, और एक शाम में 7 बजे आएगी। ओके, चलिए लास्ट में अपना स्कोर करेंगे। साथ ही आप सभी का कितना स्कोर बनेगा जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न देखिए, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथी। रेलवे कभी भी करंट अफेयर का सवाल पूछता है तो आपका नया सवाल नहीं पूछेगा तो 1-2 साल पहले का पूछेगा। जैसे देखिए 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात किया तो कौन थे? तो याद रखिएगा साथी, श्री सी रंगराजन थे। यानी पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो किससे रिलेट करता है? तो आधिकारिक भारतीय भाषाओं से करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? बताइए, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, 100 क्वेश्चन करना है, इसलिए आप थोड़ा सा टाइम को मेंटेन करके चलेंगे और आप साथ देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? बताइए दोस्त, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, उपराष्ट्रपति को। जब उपराष्ट्रपति को अपना जो इस्तीफा देना रहता है तो वो राष्ट्रपति को देता है, और जब राष्ट्रपति को देना रहता है इस्तीफा पत्र तो उपराष्ट्रपति को थमा देता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? पुस्तक अ सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किसने लिखी है? बताइए साथी, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किसकी पुस्तक है? बताइए। तो याद रखेंगे साथी, सौरव गांगुली जी की है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, पश्च पीयूष ग्रंथि यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या स्रावित करती है? बताइए दोस्त, पश्च जो पीयूष ग्रंथि है वो क्या स्रावित करती है? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? बताइए 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? तो साथ ही याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में करते थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बताइए 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो साथ ही आप जानते हैं लाहौर में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ओके, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? बताइए बोधिसत्व शब्द की जो ये किस धर्म से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा बौद्ध से संबंधित है। ऑप्शन सी का आएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। टोंगा की खाई यानी ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? बताइए टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन है आज का आएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताइए साथी कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो याद रखिएगा मालदीव देश नहीं करता है। तो यहां से क्या बनेगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है? लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए दोस्त लोकसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आप जानते हैं साथी यूपी का है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज किसने लिखी है? बताइए पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज किसने लिखी है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये लिखे हैं दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? बताइए दोस्त खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा चंदेलो द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन है आज का आएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? बताइए दोस्त जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा साथी गुजरात में हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ था? बताइए दोस्त युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा ब्यूनस आयर्स में हुआ था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद मेन आप सभी का नोटिफिकेशन को ऑन करना है, क्योंकि साथ ही नोटिफिकेशन इसलिए ऑन करेंगे आप लोग क्यों जब भी क्लास आएगी तो सबसे पहले आप सभी के पास क्लास जाए, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ध्यान से ऑल पे सेट कर लीजिए। आज के लिए यदि आप भी एनटीपीसी एग्जाम 2025 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं जो आपका फिलहाल 10 दिन बाद शुरू होने जा रहा है। ओके मेरे दोस्त देखिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथ ही याद रखिएगा 1972 में। ऑप्शन सी का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। कैलोटाइप सोसाइटी फोटोग्राफिक क्लब की स्थापना किस एडी में की गई थी? बताइए दोस्त कैलोटाइप सोसाइटी फोटोग्राफिक क्लब की स्थापना किस एडी में की गई थी? तो 1847 एडी में की गई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? बताइए भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है? तो आप जानते हैं भाई एलएस यानी लोकसभा होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है?
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम यानी ईसीजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, किस शहर में है? भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये साथी मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ इसका आ जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? बताइए दोस्त, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा 1950 में हुई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है? नदियों द्वारा निर्मित द्रोड़िया यानी ड्रेनेड एरिया क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्त नदियों द्वारा जो निर्मित द्रोड़ियाँ होती हैं वो क्या कहलाता है? तो याद रखिए बेसिन कहलाता है। बी ऑप्शन का एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 40 क्वेश्चन जीके जीएस आ रहा है, तो इसमें से सबसे अधिक स्टैटिक का पोर्शन आएगा आपके पेपर में। तो जो शाम को क्लास या दोपहर में जो हम क्लास देंगे ना, वो हम स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। ओके, तैयार रहिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है? भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो साथ ही याद रखिए समुद्र तट कहलाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर कॉल करिए। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो साथी जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उसके तुरंत बाद जो भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे वो किसे बनाया गया था, बता सकते हैं? बिल्कुल, तो श्री गुलजारीलाल नंदा जी को बनाया गया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु उसके तुरंत बाद जो भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था ना, वो श्री गुलजारीलाल नंदा जी को बनाया गया था। बी ऑप्शन का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 26 को योग सूत्र किसके द्वारा लिखी गई? बताइए योग सूत्र किसके द्वारा लिखी गई? तो साथ ही याद रखिएगा पतंजलि द्वारा। ऑप्शन यहाँ इसका आ जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बनेगा? खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है? बताइए दोस्त, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी जो घाटी है वो क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे साथी तंग नदी घाटी कहलाती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है? क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? बताइए, सोचिए, क्या राज्यसभा कभी भी भंग किया जा सकता है? तो कभी भी नहीं साथी, याद रखिए कभी भी नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29 को भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मेरे दोस्त भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो साथ ही याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 घटाकर कितनी कर दी गई? बताइए दोस्त, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कितनी की गई थी? तो 14 कर दी गई थी मेरे दोस्त। याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट में स्कोर करेंगे साथी, पूरे 100 क्वेश्चन को हल करेंगे, अपनी तैयारी को परखेंगे कि आप सभी का क्या 100 क्वेश्चन में से लगभग 75 क्वेश्चन सही हो पा रहे या नहीं। ओके, थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड क्या स्रावित करती है? बताइए, थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो साथ ही याद रखिए कैल्सीटोनिन करती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है? अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक चला था? बताइए, 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो कि साथी ये 1968 तक चला था, यानी 6 से 7 साल चला था। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बनेगा? सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? बताइए, सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? तो एंटोनी वॉन लीवेनहक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34 को
निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपको इलिमिनेट करना आना चाहिए। जैसे यहाँ आप सभी से सवाल पूछा कि कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करना है, तो आप कैसे हल करेंगे? जैसे नेपाल करता है, चीन भी करता है, बांग्लादेश भी करता है, ये तो आपको मालूम होगा। तो डायरेक्ट यहाँ से आपका डी ऑप्शन निकल के आ गया, हांगकांग, जो कि भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर कॉल करिए। कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए, कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, डॉक्टर YV रेड्डी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्त, सेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, तो इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। भूतल के नीचे का जलस्तर क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्त भूतल के नीचे का जलस्तर क्या कहलाता है? तो वाटर टेबल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी का आएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? वो भारतीय राज्य बताइए जिसका खुद अपना एक संविधान है। तो वो साथी कौन है? जम्मू और कश्मीर हो चुका है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो साथी रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए जो चित्रित प्रतिमा हुई है वो किस गुफाओं में हमें देखने को मिल जाती है? तो साथी एलोरा गुफाओं में। ऑप्शन भी क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी है? बताइए दोस्त, एस अगेंस्ट ऑड्स ये पुस्तक किसने लिखी है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, सानिया मिर्जा की द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो मेरे दोस्त जो पागलपंथी सत्याग्रह हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, बंगाल में हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, पुणे में हुई थी। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या याद रखा है? सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ पर हुआ? बताइए दोस्त, सोंग्राम संगमा विद्रोह जो था ये किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा, असम हुआ था। ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया था जो दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो कि साथ ही पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? बताइए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? तो वर्ष 1963 में लाया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका PDF भी साथ ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो लास्ट में हम आपको बताएंगे कहाँ आपको डाउनलोड करना, वो भी फ्री में। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक दिया गया, आप जरूर ज्वाइन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसने 2 लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी? बताइए दोस्त, राष्ट्रपति की बात कर रहा है, यानी साथ ही 2 बार देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे और डॉक्टर S राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के तौर पे लगातार 1952 से लेकर 62 तक बने थे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए दोस्त, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखेंगे साथी 1856 AD में
बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। जावा की खाई यानी ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? बताइए, ट्रेंच जो है ये किस महासागर में स्थित है, यानी जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा हिंद महासागर में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या याद रखा है? वस्तुओं के वैश्विक संकेत यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए, वस्तुओं के वैश्विक संकेत यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथ ही याद रखिएगा 1999 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। भारतीय संविधान कौन सा साथी अधिकार प्रदान करता? ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, कोई भी नहीं, एक तो करता, एकल नागरिकता करता है शायद, यदि आप जानते हैं तो। आप जानते हैं साथी भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोनों नहीं करता भाई, दोहरी नागरिकता तो बिल्कुल भी नहीं करता, केवल सिंगल नागरिकता प्रदान करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो मेरे दोस्त जो हाथी गुम्फा शिलालेख था ये किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो याद रखिएगा साथी खारवेल द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या याद रखा है? बृहत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो साथी बृहत संहिता ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखेंगे साथी वराह मिहिर के द्वारा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या याद रखा है? किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? बताइए, जो किसान सभा आंदोलन हुआ था ये किस राज्य में प्रारंभ हुआ? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा बिहार राज्य में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या याद रखा है? नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? बताइए, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा दीन बंधु ने लिखी थी। ऑप्शन सी का एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या याद रखा है? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो मेरे दोस्त स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या याद रखा है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो भाई इलाहाबाद जब जाएंगे ना आपको हर एक तरफ एडवोकेट का नाम लिखा रहेगा, हर एक रूम के बाहर। साथ ही इलाहाबाद में अब दी जाएंगे तो हर जगह जाएंगे तो सब भाई मतलब कि ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट पहन कर निकले रहेंगे, हर एक जगह भाई आपको दिखेगा। तो यूपी का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? बताइए, पाबना किसान विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एम खुसरो थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बताइए, अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखेंगे साथ ही कृष्णदेव राय जी द्वारा लिखा गया था अमुक्त माल्यदा पुस्तक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो साथी भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा संसदीय टाइप का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62 को। गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? बताइए, गटका जो है एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो साथी ये पंजाब से संबंधित है। गटका एक मार्शल आर्ट जो है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं? तो साथी ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं?
तो याद रखेंगे साथी मेसोफिल कहलाते हैं। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या याद रखा है? भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? यदि साथी आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो अधिकतम आयु सीमा कितनी है बताइए। तो भाई इसके लिए कोई आयु सीमा ही नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 65 को, लोकसभा के अस्थायी स्पीकर यानी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइए। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर यानी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मेरे दोस्त भारत के राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 66 को, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथी जैसे मूल में तो टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब साथी भारतीय संविधान में यानी प्रेजेंट टाइम टोटल 12 अनुसूचियां हो गई। यदि आप सभी से सवाल पूछ देगा बाई चांस कि जब भारत में मूल अनुसूचियां थी तो उस टाइम कितने अनुसूचियां थी मूल अनुसूची में, तो टोटल 8 अनुसूची थी भाई। अब लेकिन प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियाँ हैं। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 67 को, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? तो साथ याद रखिएगा मोरारजी देसाई जी थे। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 68 को, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है बताइए। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो साथ ही याद रखिए हैदराबाद में स्थित है ये। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 69, 1991 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ था बताइए। 1991 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये तो मिला था विश्वनाथन आनंद जी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 70 को, बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था बताइए। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो मेरे दोस्त 1973 में हुआ था। ऑप्शन सी का एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 71 को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो साथी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये किसके अंतर्गत आता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 72 को, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने थे बताइए दोस्त। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन स्थापना 1885 में हुआ था, पहला अधिवेशन भी साथी 1885 में हुआ था जो कि मुंबई में हुआ था। तो 1885, 86, 87, 88। तो बताइए मेरे दोस्त 88 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अध्यक्ष कौन बना था? तो जॉर्ज यूले बने थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 73 को, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है बताइए। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथी याद रखिएगा ये आपका स्थित है कर्नाटक में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 74 को, जमींदार सभा की स्थापना कब की गई बताइए। जमींदार सभा की स्थापना कब की गई थी? तो साथी याद रखिएगा 1838 में की गई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 75 को, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो साथी अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास कौन था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मलिक काफूर था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 76 को, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो साथी याद रखिएगा मैकॉल रिज है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 77 को, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेरे दोस्त याद रखिए आर्थिक
एकत्रीकरण था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 78 को। किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथ ही आप जानते अफ्रीका में स्थित है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79 को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्ष में अपनी पहली विकास रिपोर्ट जारी की? बताइए साथी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्ष में अपनी पहली विकास रिपोर्ट जारी की? तो साथी 1990 में की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 80 क्या याद रखा है? अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्त, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को किसके रूप में जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिए साहेल के रूप में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 81 को। किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है? किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है? किस भाग के लिए मेरे दोस्त बताइए? तो याद रखेंगे आप लोग साथी भाग 18 में है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 82 को। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? यानी किस देश के संविधान से लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा? तो मेरे दोस्त याद रखिए कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 83 को। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी ये साथी महाराष्ट्र का, जैसे लेजिम है, लावड़ी है, ये सभी का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 84 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? बताइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो साथ ही याद रखिए अध्यक्ष को भाई। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 85 को। मेघालय पठार के मालदा खंड से कौन अलग करता है? मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो साथ ही याद रखिए भारतीय प्रायद्वीपीय पठार अलग करता है, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 86 को। अजंता का जातक के चित्र किससे संबंधित है? बताइए दोस्त, अजंता के जो जातक के चित्र ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 87 को। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई? बताइए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई? तो मेरे दोस्त याद रखिए रूसी क्रांति से ली गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 88 को। भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का अंतिम जो हस्ताक्षरकर्ता है वो किसे माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 89 को। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहा जाता है? जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथी बैंक दर कहलाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 90 को। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? बताइए, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो याद रखिएगा साथी मार्को पोलो था। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 91 को। मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? बताइए दोस्त, मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? तो याद रखेंगे साथी नागसेन ने दिया था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 92 को। किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है? बताइए, किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है? तो साथ ही याद रखिए रूस देश ने। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 93 को। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिम में और भी क्या कहा जाता है? तो साथ ही लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को
पश्चिम में और भी क्या कहा जाता है? तो साथी दून कहलाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 94 को। एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? बताइए कौन सा सागर या साथी नहर अलग करता है एशिया और उत्तरी अमेरिका को? तो साथी याद रखिए बेरिंग स्ट्रेट पृथक करती है, यानी पृथक मतलब अलग होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 95 को। नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बताइए नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो साथी खादर कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 96 को। भारतीय संविधान किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? बताइए दोस्त भारतीय संविधान कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो आप जानते भाई 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 97 को। प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? बताइए प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर। तो साथ ही याद रखिएगा ये बुद्ध जी को समर्पित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो साथी दिल्ली में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल कौन नहीं है? देखिए हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार है, लाल किला, लेकिन साथी एलिफेंटा गुफा नहीं है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 99 को। 1945 में लोगों की योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? बताइए साथी 1945 में जो लोगों की योजना थी ये किसके द्वारा रेडी की गई थी? तो एम.एन. रॉय जी के द्वारा। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर हल करेंगे आप लोग। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? बताइए साथी जो फिरोज शाह तुगलक था ये किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो साथी याद रखिएगा हिसार का किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथी फाइनली टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथी कि आप सभी का कितना स्कोर रहा है। एक बात आप सभी से पूछना चाहते हैं क्या साथी, जो आप सभी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है लगभग 52-53 शिफ्ट में, क्या उसका हम हर एक शिफ्ट का आपको जीके का क्वेश्चन करा दें? एक बार अपनी राय दीजिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे पेपर में। जैसा आप कहें साथी वैसा हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं। बस आप सभी का बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक आना चाहिए। डेली आपको क्लास लेनी, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे आप लोग। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते दोपहर में 12:35 पे एक और क्लास के साथ। तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। जब आपका साथी नोटिफिकेशन जो भी आएगा रेलवे की तरफ से अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए तो हम आपको अपडेट कर देंगे। ओके, सभी लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से, रिलैक्स होकर। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। पहला टीयर कंप्लीट आप आराम से करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।